हेलो। तो जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे होंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे मोशन इन 1D की बात करेंगे। इसमें जितने भी हमारे फार्मूला होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो सारे कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से देखेंगे। फिर इस लेक्चर को समअप करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर जो हमारा होगा अप्रॉक्स 30 मिनट का होगा, क्योंकि इसमें वन शॉट वीडियो टाइप है। तो आप इसको एंजॉय कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसमें सबसे पहले बात आती है किसकी, डिस्टेंस की। तो आप क्या समझते हैं डिस्टेंस से? डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस से आप क्या समझते हैं? डिस्टेंस मतलब कि जैसे कि आप सब लोग नॉर्मली समझ रहे हैं, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? पाथ टेकन। फॉर एग्जांपल हम कहीं से कहीं पर, फॉर एग्जांपल हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाते हैं अपने घर से, 1 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर गए, तो हमने कितना पाथ ट्रेवल किया, तो उसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू पाथ ट्रेवल्ड। कितना हमने पाथ ट्रेवल किया, इट इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। तो पाथ ट्रेवल्ड कितना पाथ हमने ट्रेवल किया, इट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। इसी का फार्मूला भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल, इसको स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू, देयरफॉर ये क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देयरफॉर द डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस से आप क्या समझते हैं, पाथ ट्रेवल्ड, एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस जो हमारी होती है, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब ये क्या होगी, नाइन्टी, सॉरी। तो डिस्टेंस क्या होती है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज़ इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आई होप आपको डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसकी SI यूनिट क्या होती है, इसकी SI यूनिट क्या होती है, उसको भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, इट इज SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू मीटर। तो इसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर, क्योंकि इसकी लेंथ में मेजर किया जाता है। तो इसका यूनिट SI यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर। अब इसके बाद बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो आप डिस्प्लेसमेंट से क्या समझते हैं? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, यहाँ हेडिंग डालते हैं, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की जितनी भी बात है उसको बताते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये हमारा इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ, जैसे ये हमारे, ये एक सरफेस है, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए, तो यहाँ पर से 1 2 3 4 5 ऐसे गए, तो हमने कितने स्टेप बनाए, 5, 1 2 3 4 5। बट ये स्टेप पे नहीं डिपेंड करेगा पाथ में, इट इज डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इस पॉइंट और इस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे लिखते हैं, it is not path dependent, it is not a path dependent, it is not a path dependent, path dependent, dependent, it is not a path dependent, it is only depend upon, it is only depend upon initial and final position, it is only depend upon initial and initial इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये किस पे डिपेंड करता है, ये केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इट कैन नॉट डिपेंड अपॉन पार्ट टेकन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये जीरो भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, और इट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव तो ऑब्वियस ही, जैसे डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव तो ऑब्वियस ही बात होगा ही। इट इज आल्सो निगेटिव और जीरो भी हो सकता है, इट इज़ निगेटिव और जीरो, इट इज निगेटिव और जीरो, इट इज निगेटिव और जीरो भी हो सकती है। क्या, डिस्प्लेसमेंट इज निगेटिव और जीरो। उसके बाद आपने डिस्टेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया। अब इसके बाद हमारी बात, जो नेक्स्ट बात आती है, अब उसकी बात आती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, अब उसके बाद वेलोसिटी की बात करेंगे, फिर उसके बाद एक्सीलरेशन की बात करेंगे। फिर वेलोसिटी में हमारी कई प्रकार की वेलोसिटी आती है, एवरेज वेलोसिटी आती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसी एक्सीलरेशन भी, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आता है। तो फर्दर एक एक के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद फर्दर हम अगले इसी में आगे जो फार्मूलाज और जो कॉन्सेप्ट होंगे उनमें फर्दर बढ़ेंगे।
तो अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक मतलब कि क्या आपका डिस्टेंस, भाई हम एक बहुत इंपॉर्टेंट दो फार्मूला है जिनमें क्वेश्चंस आते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टाइम इंटरवल, ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल इन इक्वल टाइम। जब कोई डिस्टेंस ट्रेवल की जाए, टाइम इंटरवल क्या हो, इक्वल हो। जब टाइम इंटरवल इक्वल होगा तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला बनता है या यूज़ होता है वो फार्मूला होता है सिंपली एवरेज के जो फार्मूला होगा वो सिंपली किसके टर्म में होगा, वो फार्मूला सिंपली हमारा एवरेज के टर्म होगा, एवरेज के टर्म में होगा। और वो एवरेज का जो कॉन्सेप्ट होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू, तो इसमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है। तो एवरेज स्पीड ये किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, जितनी भी हमारी डिस्टेंस है अपॉन एन, जितनी भी डिस्टेंस हो अपॉन प्लस एस एन। तो ये क्या होता है, एवरेज स्पीड जब क्या हो, ये एवरेज स्पीड कब की है, ये एवरेज स्पीड तब की है जब हमारा टाइम इंटरवल इक्वल हो। तो उस केस में ये फार्मूला लगता है एवरेज स्पीड निकालने का। उसके बाद सेकंड ये होता है एक इसी में व्हेन टाइम क्या, टाइम इंटरवल अलग और डिस्टेंस ट्रेवल सेम हो। तो व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो, सेम हो। तो उस केस में फार्मूला क्या यूज़ होता है, उस केस में फार्मूला जो यूज़ होगा वन, इस केस में जो इस केस में फार्मूला यूज़ होगा वो कौन सा फार्मूला होगा, दैट वी एवरेज इज इक्वल टू एन अपॉन 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3, ऐसे करके इसका फार्मूला हो जाएगा। और यदि दो ऑब्जेक्ट दी हो, यदि दो सभी मतलब एलिमेंट के बारे में गिवन हो तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर देंगे, दैट इज वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो उसके केस में ये फार्मूला यूज़ कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज स्पीड जब निकालना होगा, यदि क्या गिवन हो, यदि हमको इक्वल टाइम इंटरवल गिवन हो, डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम, जब इक्वल टाइम इंटरवल गिवन हो तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और जब हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिया हो सेम और टाइम इंटरवल अलग दिया हो तो उस केस में ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यदि दो चीज़ के बारे में पूछा है, दो चीज़ के बारे में गिवन है तो ये फार्मूला वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद फर्दर हम बढ़ते हैं, इसी में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, इन सब की बात करते हैं। तो इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या, इसी में आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा अगला इसी में आएगा, इसी में अगला जो हमारा है उसमें देखते हैं। तो अब इसी में सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, सबसे पहले बात हम करेंगे वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, and the displacement is represented by delta x। x को एक सिंपली x से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को t से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या है, ये फार्मूला होगा किसका, वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसी में बात आ जाती है किसकी, एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा t, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब कि क्या, एवरेज के केस में क्या हो जाता है, जब भी एवरेज का टर्म यूज हो जाता है तो एवरेज का मतलब होता है टोटल। फॉर एग्जांपल टोटल को मतलब आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, आप यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक आप वेलोसिटी के केस में क्या देख रहे थे, केवल डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख रहे थे, टोटल नहीं देख रहे थे। जब एवरेज की बात होगी, यहाँ पे क्या गिवन है, एवरेज। जब एवरेज की बात होगी तो इसमें मतलब एक एक पॉइंट मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये बंदा है, ये इस अपनी बंदी के पास इसको मिलने जाना है, ठीक। ये मतलब इसकी जीएफ है या बॉयफ्रेंड है, इसको अपनी बंदी के पास मिलने जाना है। तो ये क्या करेगा,
मतलब ये ऐसे अब एक एक ऐसे चलेगा, मतलब एक एक पाथ बढ़ाएगा। तो इस केस में, एवरेज के केस में क्या करेंगे, एक एक पाथ को मेजर करेंगे, एक एक पाथ को मेजर करेंगे। तो ये क्या होता है, ये होता है एवरेज वेलोसिटी। तो आई होप आपको एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हमारा इसी में नेक्स्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस आता है, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, तो थर्ड हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसी में क्या लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, किसी मतलब एक शॉर्ट इंटरवल, मतलब एक एक पलक झपकते ही, जैसे ऐसे हमने किया, तो पलक झपकते ही जो काम हो गया उसको, मतलब एक इंस्टेंट पे, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इंस्टेंट, जब इंस्टेंट की बात हो जाती है तो वहाँ पे डी यूज़ करते हैं, डिफ्रेंसिएशन का टर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डी वी अपॉन डी टी। तो आई होप आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी समझ में आ गई होगी। तो वेलोसिटी के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। और इसी को लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड इनवर्स, मीटर पर सेकेंड इनवर्स। और इसी का डायमेंशन जैसे निकालना, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन, इसका डायमेंशनल फार्मूला, देन डायमेंशन इज इक्वल टू एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी। तो आई होप आपको वेलोसिटी की जितनी भी बात थी वो सारी समझ में आ गई होगी। अब इसी के नीचे हम बात करते हैं किसकी, एक्सीलरेशन की। तो एक्सीलरेशन भी सिमिलरली एक सिंपल एक्सीलरेशन होगा, एवरेज होगा, और उसके बाद होगा इंस्टेंटेनियस। तो एक्सीलरेशन इसको जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि सिमिलर है, जैसे हमने इसको बताया वैसे सिमिलर है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये क्या हो गया, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस इज द एक्सीलरेशन। अब एवरेज एक्सीलरेशन देखना हो, एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। दिस इज द एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज। और इंस्टेंटेनियस देखना हो, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस, टेनियस, instantaneous acceleration is equal to dv upon dt for a very short period of time. It is very short period of time, that is called as the instantaneous acceleration, and this instantaneous acceleration is equal to dv upon dt, dv upon dt। और इसका एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशन होगा एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, इट इज द डायमेंशन, इसको हो जाएगा। तो आई होप आपको वेलोसिटी की सारी बातें समझ में आ गई होगी और एक्सीलरेशन की सारी बातें समझ में आ गई होगी। इतना होने के बाद हम इसी में फर्दर पढ़ते हैं कि हमारा जो क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, वेक्टर के टर्म में दे देता है। तो इसका नेट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं। ओके, तो इसको इरेज करते हैं। फिर उसी में हम अपने जो हमने क्या किया, हमने बताया कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको वेक्टर क्वांटिटी कभी क्वेश्चन में आ जाती है वेक्टर फॉर्म में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। तो अब क्या देखते हैं, वेलोसिटी किसके टर्म में, वेक्टर के टर्म में। तो कैसे कैसे दे सकता है, जैसे हमको वेलोसिटी क्या दिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमको क्या दे दिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। हाँ, हमको किसके टर्म में, ये हमको वेलोसिटी किसके, वेक्टर के टर्म में दे दिया। अब इसमें नेट वेलोसिटी पूछने के लिए आ गया, तो हम इसके लिए कैसे वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई के स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी। और ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी। तो आई आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में क्या होता है, तो हमने कैसे क्या पढ़ा, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी, दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी वी इज इक्वल टू क्या पढ़ा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या पढ़ी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इंस्टेंटेनियस, हम सबसे वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या पढ़ी, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, हमने क्या पढ़ा, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी हमने पढ़ा, ठीक। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। अब इसी में क्या होता है, देखो इसी में क्या पूछ लिया, ये हमारा क्या है, डिफ्रेंसिएशन का टर्म। ये क्या है, डिफ्रेंसिएशन टर्म, डिफ्रेंसिएशन टर्म है, क्या है, डिफ्रेंसिएशन टर्म, डिफ्रेंसिएशन टर्म है। हाँ, ये क्या है, ये है डिफ्रेंसिएशन टर्म।
अब इसी में हमको क्या पूछ लिया गया, जैसे हमको पूछ लिया डिस्टेंस पूछ लिया, तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी, डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वी डी टी। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको डिस्प्लेसमेंट, यदि डिस्प्लेसमेंट चाहिए वेलोसिटी से तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यदि वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे कॉमन रिलेशन होता है, और वो तो यहाँ पे कॉमन एक रिलेशन देखते हैं वेलोसिटी, किस किस केस में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, किस केस में इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्या मिल गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सीलरेशन है। जब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाते हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। जब इस तरह इधर जाते बढ़ते जाते हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। हाँ, इधर से इधर आएंगे, पहले इधर, फिर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से इससे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब समाप्त। हाँ, तो यहाँ पे यहाँ जो स्लोप होता है, स्लोप स्लोप क्या होता है यहाँ पे, टैन थीटा, स्लोप जो होगा टैन थीटा, वो क्या देता है, एरिया ऑफ द, जो स्लोप होगा वो टैन थीटा तो देगा, तो इंटीग्रेशन वो दे देगा। और इसका जो एरिया आएंगे, जब इधर से एक्सीलरेशन से वेलोसिटी आएंगे, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट आएंगे, तो इसके एरिया से क्या मिलता है, इंटीग्रेशन, जो इसका एरिया निकलेगा वही उसके रिजल्ट के बराबर होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं और कहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। फर्दर अब इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी के बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है, जो अगला टॉपिक है वो कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या कंडीशन और नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या, मोशन के लिए क्या कंडीशन, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। इस केस में क्या होता है कि जब एक्सीलरेशन और हमारा जो वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन जो हो क्या हो, एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव हो, तो क्या होगा, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड, एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग हो, दैट इज इन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, एक्सीलरेशन एंड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आर नॉट इन सेम, मतलब ये दोनों क्या, एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन होगा सेम होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो, पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, तो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन। यदि क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन और मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसको क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम आगे आते हैं कि आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि हम कब इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिया हो, जब हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिया होगा तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो एक यदि एक्सीलरेशन हमारा क्या दिया हुआ, कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इन विच सिचुएशन, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं कि इन विच सिचुएशन द इक्वेशन ऑफ मोशन इज अप्लीकेबल। फिर उसके बाद हम इसी में आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं इन विच सिचुएशन, इन विच कंडीशन, इन विच कंडीशन, इन विच कंडीशन कंडीशन एक्सीलरेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन आर अप्लीकेबल, इक्वेशन ऑफ मोशन आर अप्लीकेबल, अप्लीकेबल। तो कब अप्लीकेबल होंगी इक्वेशन ऑफ मोशन, इन विच कंडीशन इक्वेशन ऑफ मोशन आर अप्लीकेबल, किस केस में अप्लीकेबल होगी, जब हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट, अप्लीकेबल व्हेन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमारा क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा,
एक्सीलरेशन क्या होगा, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो जब हमारा क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो ये इक्वेशन ऑफ एप्लीकेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लीकेबल होगी, जब हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लीकेबल होगी। तो लेट्स इसको ऊपर वाला पार्ट जो इसकी रेज करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है और जिनमें टर्म है उन टर्म्स का क्या क्या मतलब है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहली कौन सी होती है, फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरी कौन सी होती है, सेकेंड इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी कौन है, तीसरी है वी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे v का मतलब क्या है, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी होती है, और u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन रेशन, और t इज इक्वल टू टाइम, और s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। अब इसी में क्या हो जाता है, एनएट सम ऑफ एनएट टर्म पूछ लेता है, तो सम ऑफ एनएट टर्म की एक इक्वेशन होती है, एस एनएट इज इक्वल टू यू प्लस, इसकी इक्वेशन क्या होगी, सम ऑफ एनएट टर्म इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, हाँ यू प्लस ए बाई टू इन साइड ब्रैकेट 2n-1। ये क्या होगी, ये कौन सी इक्वेशन, सम ऑफ एनएट टर्म, सम ऑफ एनएट टर्म की इक्वेशन ये होती है, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1 सम ऑफ एनएट टर्म की इक्वेशन होती है। और एनएट टर्म की क्या इक्वेशन होती है, फिफ्थ एनएट टर्म की, एनएट टर्म के लिए होता है यू प्लस टू यू प्लस ए, टू यू, इसके लिए यू प्लस ए 2n-1, सम ऑफ एनएट टर्म की इक्वेशन हो जाएगी यू प्लस यू एनएट टर्म इज इक्वल। ओके, तो इसमें इक्वेशन, इतनी चार इक्वेशन ऑफ मोशन है जो क्या होगी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। हाँ, तो इक्वेशन में 3 और एनएट टर्म के लिए ये इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस केस में ये हमारी एप्लीकेबल होती है। जब हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एप्लीकेबल होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम निकालने के लिए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमारी कब ये एप्लीकेबल होगी। अब यदि हमारा एक्सीलरेशन वेरिएबल हो जाएगा, एक्सीलरेशन वेरिएबल हो जाएगी तो इस केस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में बताया। तो क्या बताया यहाँ पे, यदि एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इज वेरिएबल होगा, एक्सीलरेशन इज वेरिएबल, एक्सीलरेशन इज वेरिएबल, सो वी यूज वेरिएबल, सो वी यूज differentiation and integration, so we use differentiation and इंटीग्रेशन। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे यदि क्या हो जाएगा, यदि एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा। तो आई होप यहाँ तक की जितनी भी बातें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा एक और फार्मूला जो इसी में यूज होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का लिए। तो यहाँ पे एक स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला देख लेते हैं, फिर उसके बाद फर्दर अगले टॉपिक में चलते हैं। तो यहाँ पे अलग और है स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो इसके लिए क्या होता है, जो S1/S2 का रेशियो होगा इज इक्वल टू U1 का स्क्वायर अपॉन U2 का स्क्वायर, ये होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ करके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की जितनी भी बातें थी वो सारी समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है गैलीलियो रेशियो का। तो आई होप आपको यहाँ तक आ गई होगी बात, जितनी भी बात थी हम इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद गैलीलियो रेशियो की जो गैलीलियो का रेशियो ऑफ लॉ था वो देखते हैं। तो लेट्स सी द लॉ ऑफ गैलीलियोस रेशियो, गैलीलियो का रेशियो लाता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो रेशियो का ये कहता था दैट जो हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, ऑड नंबर में होगी। कब होगा ये, कब अप्लीकेबल होगा, गैलीलियो का ना, गैलीलियो रेशियो
रेशियो लॉ ये कब अप्लीकेबल होगा? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, मतलब बॉडी किस में हो? रेस्ट में। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, मतलब कौन सी कंडीशन हो? रेस्ट की कंडीशन हो और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कैसा हो? कांस्टेंट होगा, तब ये हमारा गैलीलियो का लॉ अप्लीकेबल होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये गैलीलियो का, तो ये क्या कहता था, जो सम होगा, मतलब जो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो इंक्रीमेंट होगा, इट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ किसके टर्म में होगा? इन ऑड नंबर रेशियो के टर्म में होगा। तो जैसे S1 है, ठीक, उसके बाद S2 है, फिर क्या है, S3 है, S4 है। तो यहाँ पे जो इनके रेशियोज इंक्रीमेंट होगा वो कैसे होगा? 1:3:5:7:9:11। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट जो होगा डिस्प्लेसमेंट का, वो दिस इंक्रीमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज टेक प्लेस इन consecutively in odd number ratio, तो 1:3:5:7:9:11 इन टर्म्स इन केस ऑफ द गैलीलियो लॉ। और ये कब अप्लीकेबल होगा? जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी जीरो का मतलब जीरो का मतलब बॉडी रेस्ट में हो गई और एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो जो भी बात गैलीलियो की थी, तो आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर उसी के बाद हमारी बात आती है कि इसमें कर्व ग्राफ आते हैं। एच टी ग्राफ आ जाएगा। एच टी ग्राफ क्या देगा? हमारा वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा तो क्या देगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो कुछ ग्राफ्स की बात होती है, तो ग्राफ्स कौन कौन से हैं? पहला ग्राफ यहाँ पे किसकी टर्म में आता है? एस टी, हाँ, तो इधर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इन वाई एक्सिस, और टी एच टी ग्राफ, तो इसका स्लोप क्या देगा? इसका स्लोप देगा वेलोसिटी। इसका स्लोप क्या देगा? इन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी देगा। इसका स्लोप क्या देगा? इसका स्लोप देगा वेलोसिटी। और यदि नीचे एक और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो इसका डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप एंड इट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। ये क्या देगा? ये जितनी भी बात होगी एक्सीलरेशन की यहाँ पे बात होगी। हाँ, तो ये डी एक्स अपॉन डी टी का स्लोप देगा वेलोसिटी, और डी वी अपॉन डी टी का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम हमारा जो इसमें लास्ट टॉपिक चलते हैं उनकी बात करते हैं। तो यदि क्या हुआ कि कोई भी बॉडी फ्री फॉल कर रही है, किसी को ऊपर से वर्टिकली, मतलब क्या किया, फ्री फॉल करा गया, प्रोजेक्ट करा गया, फ्रॉम वर्टिकली ऊपर से प्रोजेक्ट करा गया, तो उसके लिए क्या, उसमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछ लेता है? वेलोसिटी पूछ लेता है, टाइम पीरियड मतलब टाइम पूछ लेता है, तो उसकी बात करते हैं। तो ओके, इसको इरेज करते हैं। फिर जो भी बातें हैं कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसके केस में जो हमारे फार्मूला यूज होते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए और टाइम निकालने के लिए, उनको देखते हैं, और उन फार्मूलाज में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम अपने आंसर को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले एक केस क्या है? फ्री फॉलिंग, फ्रीली कोई भी चीज़ क्या कर रही है? फ्री फॉल कर रही है, फ्रीली फॉलिंग। तो इसके केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी फ्री फॉलिंग कर रही है, मतलब ऊपर से कोई भी बॉल है, ऊपर से कहाँ आ रही है? ये ग्राउंड पे आ रही है। तो उसके केस में वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gh, ये क्या होती है? वेलोसिटी। और टाइम क्या होता है? टाइम जिसके केस में टाइम होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू √2h/g, √2h/g। ये क्या होता है? ये टाइम निकालने के लिए फार्मूला है, ये वेलोसिटी निकालने के लिए फार्मूला है। जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल कर रही है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तब ये फार्मूला यूज होते हैं। अब इसी में सेकंड केस जो आता है, बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, कोई भी बॉडी है उसको ग्राउंड से अपवर्ड की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो क्या है? बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड क्या कर रहे हैं? ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कोई भी बॉडी को। तो उसके केस में हमारे 2-3 फार्मूलाज यूज होते हैं टाइम निकालने के लिए और हाइट निकालने के लिए, तो और ये सब निकालने के लिए तो हम यहाँ फार्मूला यूज करते हैं। तो इस केस में सबसे फॉर एग्जांपल ये कोई बॉल है, इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपवर्ड, ये क्या है? ये ग्राउंड है, ग्राउंड से अपवर्ड की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u/g। टाइम निकालने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u/g, और क्या निकाले? h max,
मैक्सिमम हाइट क्या होगी, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये क्या होता है, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगी बॉल, ये बॉल, इट इज द एच मैक्स है, एच मैक्स का फॉर्मूला हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रीली फॉलिंग के केस जो था और जो केस था एक किसी भी बॉडी को क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अब देखते हैं, इसी में हमारी जो लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक है किसके बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन पे बेस्ड है। तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, किसी के विथ रिस्पेक्ट, किसी के रिस्पेक्ट में बॉडी को मूव करना है, किस काले से रिलेटिव मोशन। तो लास्ट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे देखते हैं रिलेटिव मोशन, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले रिलेटिव मोशन हेडिंग डालते हैं, रिलेटिव मोशन मोशन। तो यहाँ पे जैसे कोई बॉडी है, एक ए बॉडी इधर जा रही है, ठीक, ए बॉडी, और बी बॉडी भी इधर जा रही है। तो इस केस में क्या होगा, जब दोनों बॉडी का मोशन एक ही तरफ होता है तो उस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाती है, इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। ये पहला केस हो गया। और दूसरा केस यहीं पे देखिए कि फॉर एग्जाम्पल ए इधर जा रहा है और बी इधर की उसकी डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के। इस केस में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट था। तो ओके, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आपने देखा होगा कि 30 मिनट्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के जितने फार्मूला थे, जितने कॉन्सेप्ट थे, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिए। तो ओके, थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।